हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रविंद्र सिंह, श्री कृष्णा महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, पेपर सेकंड है। उसमें से पहला यूनिट का नाम है वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक है, पहले निर्देश तंत्र को समझते हैं, उसके बाद आप वक्र रेखी निर्देश तंत्र को समझ पाएंगे। तो पहले निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या होती है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष, देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके सापेक्ष, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिसके सापेक्ष, यहाँ कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करना है तो किसी के साथ तुलना करना होगा, किसी के साथ सापेक्ष लगाना होगा, ताकि मैं कण की स्थिति को मैं बता सकूं। देखो मैं आपको कहता हूं कि ये कण है, देखो मार्कर है या कण मान लो, ये कण है, अगर इसकी स्थिति बतानी है तो आपको एक फ्रेम लगाना होगा, यानी कि किसी के साथ सापेक्ष लगाना होगा या किसी के साथ तुलना करना होगा, ताकि मैं मार्कर की स्थिति को बता सकूं। तो ठीक है, मैं कहता हूं कि मार्कर मेरी तुलना में या मेरे सापेक्ष इस मार्कर की स्थिति क्या है, तो मेरे से 25 सेंटीमीटर दूर है और रुका हुआ है, तो मेरी तुलना में ये मार्कर रुका हुआ है। अगर मोटरसाइकिल पर कोई व्यक्ति जा रहा है, वो गति चला रहा है मोटरसाइकिल, अगर मार्कर को देखता है तो इस मोटरसाइकिल वालों के लिए ये मार्कर गति करता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो अगर उनकी तुलना में अगर देखना है तो ये मार्कर उनकी तुलना में गति की अवस्था में प्रतीत होगा, अगर मेरी तुलना में करा जाए तो ये मार्कर स्थिर अवस्था में प्रतीत होगा। तो मार्कर की स्थिति बतानी है तो किसी के साथ तुलना करना होगा, यानी किसी के साथ सापेक्ष लगाना होगा, ताकि मैं इस कण की स्थिति को बता सकूं। तो यहाँ क्या हुआ, वह निकाय या पिंड, यानी मैं हो गया, जिसके सापेक्ष, यानी मेरे सापेक्ष बोल लो, जहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इस मार्कर को मैं अवलोकन कर रहा हूं, मेरे सापेक्ष, वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति, कण कौन हो गया, मार्कर हो गया, तो कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। यानी इसको व्यक्त करने के लिए मेरे से तुलना करना होगा, एक सापेक्ष लगाना होगा। उस सारे जो उपकरण होते हैं या फिर उसके जो हमने अजम्पशन मान लेते हैं, जो कल्पना करते हैं, उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। यानी निर्देश तंत्र लगाओगे तभी आप कण की स्थिति को बता सकते हैं, जो कि सबसे सिंपल सा उदाहरण होता है और कार्तीय निर्देशांक निर्देश तंत्र, एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, ये निर्देश तंत्र है। अगर किसी कण की स्थिति बतानी है, बिंदु P है, इस कण की स्थिति मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं इस निर्देश तंत्र को लगा दूं। और निर्देश तंत्र में ये मूल बिंदु जो है, यहां पर एक वो मूल बिंदु है, यहां से मैं ऑब्जर्व करता हूं, यानी यहां पर मैं ऑब्जर्व करता हूं, ये जो मैं यहां खड़ा हूं, यहां से मैं ऑब्जर्व करता हूं इस बिंदु P की स्थिति को। तो इस बिंदु P की स्थिति तभी बता पाऊंगा जब मैं निर्देश तंत्र लगा देता हूं, इस मूल बिंदु से इस बिंदु P का स्थिति को व्यक्त करता है, यानी कि इस बिंदु P को अवलोकन करता है। तो मूल बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, ये मूल बिंदु से रेखा खींची जाती है, ये जो होगी इसकी लंबाई मैं मान लेता हूं r। ठीक, r इसकी लंबाई से बिंदु P है, लेकिन अभी भी ये देखो, ये मार्कर है, मेरे यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी है, ये कण यहाँ पर अगर कर दूं 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर भी है, तो यानी कि एक दूरी से भी आप किसी भी कण की स्थिति को पूरी तरह से नहीं बता पाओगे ये कण कहां पर है। तो दूरी प्लस दिशा का भी ज्ञान होना जरूरी है, कि अगर मेरे से यहाँ 10 सेंटीमीटर दूर है, प्लस दिशा कौन सी है, कौन सी दिशा में ये रखा गया है, दिशा और परिमाण, इन दोनों के ज्ञान की वजह से ही हम कण की स्थिति को पूरी तरह से मैं बता सकता हूं, ये कण यहां पर है। ठीक है, तो ये दूरी हो गई r, और दिशा कौन सी होगी, O से P की ओर, O से P की ओर इसकी दिशा हो गई। तो इसका एरो का निशान लगाते हैं, और अगर जो दिशा बताता है तो आपने पढ़ा होगा वो राशि, जो परिमाण यानी कि जो दूरी है, दूरी एक परिमाण तथा दिशा दोनों का ज्ञान कराए, वह राशि कहलाती है सदिश राशि। तो इसका मतलब हुआ कि r जो है वो आपकी सदिश राशि है, r के ऊपर वेक्टर लगा दिया, वो एक आपकी सदिश राशि हो गई। तो r वेक्टर इस बिंदु P को व्यक्त करता है निर्देश तंत्र के मूल बिंदु से। तो कहने का मतलब है बिंदु P को व्यक्त करना है, निर्देश तंत्र लगाया जाएगा, प्लस
और इसमें से r वेक्टर से ही हम इसका निर्देशांक बता सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, अगर बिंदु P को व्यक्त करना है तो दूसरा तरीका है वो यह है x, y, z, यानी कि निर्देशांक के द्वारा भी इस बिंदु P को व्यक्त कर सकते हैं। निर्देशांक के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं या फिर ध्रुवीय निर्देशांक या फिर सदिश राशि के द्वारा भी हम इस बिंदु P को व्यक्त कर सकते हैं, जो कि निर्देश तंत्र कहलाता है। लेकिन भौतिक विज्ञान में कई घटनाओं में या गणित के कई सवालों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो सरलतम निर्देश तंत्र, जो कि ये सिंपल सा है, कार्तीय निर्देश तंत्र पूरी तरह से उपयोग में नहीं हो पाता है। यानी यूं कह सकता हूं कि सारी घटनाओं में ये निर्देश तंत्र उपयोगी नहीं है। तो कहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये पूरी तरह से हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि बेलनाकार निर्देश तंत्र हो गया, गोलीय निर्देश तंत्र हो गया, ये भी एक अलग निर्देश तंत्र है, ये तो अलग है। ये हो गया कार्तीय निर्देश तंत्र। बेलनाकार निर्देश तंत्र वह अलग निर्देश तंत्र है, गोलीय निर्देश तंत्र वह भी अलग निर्देश तंत्र है, जो कि अलग अलग घटनाओं में यूज करते हैं। तो क्यों ना हम एक निर्देश तंत्र बना दिया जाए, सारे निर्देश तंत्र को मिला करके एक ऐसा निर्देश तंत्र बना दिया जाए जिसमें से मैं कार्तीय निर्देश तंत्र भी निकाल सकूं, तो उसमें से ही मैं बेलनाकार निर्देश तंत्र भी निकाल सकूं और इसी में से मैं गोलीय निर्देश तंत्र निकाल सकूं। तो एक वक्र निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जो सारे निर्देश तंत्र का एकीकृत हो। एकीकृत मतलब होता है, एकीकृत का मतलब होता है सभी में मिला हुआ। तो यानी कि सारे निर्देश तंत्र को क्यों ना हम एक निर्देश तंत्र में बदल दिया जाए, उनका एक व्यापक निर्देश तंत्र बना दिया जाए। उस निर्देश तंत्र को हम बोलते हैं वक्र रेखी निर्देश तंत्र। यानी वक्र रेखी निर्देश तंत्र वह तंत्र है जिसमें से सारी घटनाओं में, सारे समस्याओं में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और यही एक ऐसा निर्देश तंत्र जो सारी समस्याओं को हल कर सकता है। तो वक्र निर्देश तंत्र क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। जैसे कि ज्यामिति में वक्र रेखी निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र है जो त्रिविम समष्टि मतलब तीनों दिशाओं में, यानी तीन विमाओं में एक समष्टि आकाश होता है, जो कि हम हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्ताकाश। जैसे कि हमारे आसपास है, ये हमारा समष्टि है। तीनों विमाओं में एक समष्टि में यह निर्देश तंत्र तीन पृष्ठों से, या तो वक्र हो समतल हो, समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा, पहले पढ़ लो कि तीन पृष्ठों से किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो का समुच्चय होता है। यह सभी निर्देश तंत्रों का एकीकृत निर्देश तंत्र है। तो यह परिभाषा तभी समझ में आएगा। पहले में सिंपल सा उदाहरण है कार्तीय निर्देश तंत्र, उसको समझते हैं, उसके बाद वक्र रेखी निर्देश तंत्र को समझते हैं। जब तक ये समझ नहीं आएगा पूरी तरह से, तब तक ये निर्देश तंत्र नहीं समझ में आएगा। अगर मैं यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। जो आपको हर बार पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कार्तीय निर्देश तंत्र को पढ़ाया जाता है। तो पहले इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, पहले इस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र जो कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र का रूप है, यानी उनमें से ही निकाला गया है। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या क्या होते हैं एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है, ये अक्ष है, एक्स वाई जेड, और ये आपका एक मूल बिंदु होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई तल, यानी ये एक समतल, वो कहलाता है जेड बराबर 0 समतल। जेड बराबर 0 समतल कैसे हुआ, देखो समतल का समीकरण क्या होता है, समतल का समीकरण एक प्लेन, एक समतल है, ये हमारा ये समतल है, मान लो ये समतल है, इसका समीकरण के लिए क्या लिखते हैं, ये क्या समीकरण होता है। मैं अगर गणित में ज्यादा चला गया तो फिर वो बहुत सारे डेरिवेशन होंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं। एक निर्देश तंत्र ले लो, एक निर्देशांक ले लो, आप मान लेते हैं एक्स बराबर कोई भी वैल्यू ले लो, नियतांक ले लेते हैं, जो भी मान है 1 2
3, 4 जो भी है एक्स का जो एक निर्देश तंत्र एक निर्देशांक से यानी x का जो भी मान है ये जो मान है ये आपके समतल के समीकरण को दर्शाएगा। कैसे? समतल के समीकरण देखो, मैं एक बार शुरुआत करते हैं बचपन में कि आपको जब ग्राफ पढ़ाया जाता है तो आपसे ग्राफ बनवाते हैं, ये आपका x और ये y है, आपसे बोला जाता है x बराबर 2, ये कौन सा है? बिंदु कहलाएगा। ये x बराबर 2 वास्तव में ये समतल का समीकरण होता है। देखो यहाँ पर ये 0, 1 और ये 2, तो ये बिंदु से नहीं दर्शाएंगे हम, एक समतल से काटा जाएगा। इस समतल को, ये जो समतल है पूरा, ये वास्तव में x बराबर 2 एक समतल का समीकरण होता है ये पूरा। क्यों? क्योंकि देखो x और y, ये x है और ये y है। x बराबर 2, x बराबर 2 ये बिंदु नहीं है, x बराबर 2 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये पूरे एक समतल काट लेता हूं, ये एक समतल में x बराबर 2 ही वैल्यू पाए जाएंगे जब तक कि आपको दूसरा निर्देश तंत्र यानी कि y का निर्देशांक नहीं पता हो, तब तक वो समतल ही कहलाएगा। यानी ये पूरा जो समतल है, ये जितने भी बिंदु ले लो आप, जितने भी सारे बिंदु ले लो, वो सारे बिंदु x बराबर 2 को दर्शाएंगे, तो ये समतल हो गया। अगर हमको चाहिए लाइन का यानी रेखा का समीकरण, ये अगर हमको चाहिए तो क्या किस की जरूरत पड़ेगी? रेखा का समीकरण तभी बनेगा जब दो समतल, जैसे हमारा एक ये समतल हो गया और एक ये समतल होगा, दोनों समतल आपस में काटते हो तो उन प्रतिच्छेद से जो बनने वाली रेखा होती है वो आपका रेखा का समीकरण होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि रेखा के समीकरण में दो समतल का समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। यानी दो समतल, रेखा के समीकरण में दो समतल की आवश्यकता पड़ेगी। रेखा समीकरण कब बनेगा? एक समतल ये हो गया, मैं कह देता हूं x बराबर 4, ये एक समतल का समीकरण है, ठीक है। दूसरा समतल बना लेता हूं यहां पर, ये आपका समतल हो गया y बराबर, कोई दूसरी वैल्यू ले लेंगे, y बराबर 5 जो भी है, ये भी एक समतल का समीकरण है। ये भी समतल आपस में काटते हो तो ये जो प्रतिच्छेद जो रेखा है जो आपस में काटते हैं, तो ये जो लाइन बनता है ये आपकी कहलाती है एक रेखा। तो रेखा के समीकरण के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है, दो निर्देशांक। बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूं, ये आपको पहले अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तभी आप मैथमेटिकल फिजिक्स में समझ पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मैथमेटिकल आपके समझ नहीं आएगी। तो आप पहला ही रेखा का समीकरण के लिए दो समतल की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए कितने निर्देशांक की जरूरत पड़ी? दो निर्देशांक की जरूरत पड़ी, एक या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, कोई सा भी ले लो, दो निर्देशांक। अगर मैं कहूं आपसे बिंदु का समीकरण क्या है, बिंदु का समीकरण, तो बिंदु का समीकरण कब बनेगा? जब एक दो समतल और एक तीसरा समतल और काट देता हूं, वहां से तीसरा समतल और काट देता हूं, जिसका मैं मान लेता हूं z बराबर 4 कोई भी है, तो तीन समतलों से काटने पर, तीन समतलों को काटने पर एक बिंदु मिलता है हमारे यहां से, यह बिंदु मिलेगा आपको। ये एक बिंदु जो होता है वो आपके बिंदु का समीकरण होगा। तो बिंदु के समीकरण के लिए तीन समतल की आवश्यकता पड़ती है। तो तीन समतल कौन कौन से हो गए आपके? एक्स वाई जेड। यानी बिंदु के समीकरण के लिए तीन निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी और रेखा के समीकरण के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी, और जबकि समतल के समीकरण के लिए केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक है, आप यहां देखते हैं, ये आपका देखो एक्स है, ये जेड है, एक्स जेड तल, यानी ये वाला जो समतल है आपका वो कौन सा होगा? ये समतल जो मैं काट रहा हूं, ये y बराबर 0, यहां y बराबर 0 है, यहां से मैं काट रहा हूं तो y बराबर 0 एक आपका समतल का समीकरण बनेगा। ये जेड एक्स तल पर जो बनेगा आपका y बराबर 0, क्योंकि y की लंबाई। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूं y बराबर 2, y बराबर 2 एक समतल का समीकरण ढूंढना है। समतल कौन सा होगा? y बराबर 2, यहां से लेगा एक, ये होगा एक, ये हो गया 2, तो ये आपका समतल बनेगा। ये आपका जो बनेगा समतल बनेगा, ऊपर बनेगा y बराबर 2 बनेगा ऊपर। और मैं कहता हूं नीचे वाला समतल कौन सा होगा? y बराबर 0।
समझ? तो y बराबर 0 नीचे समतल होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पीछे की बात करता हूं, ये वाले समतल की बात करूं, y और x तल, y x तल, ये वाला समीकरण कौन सा होगा? ये समीकरण होगा आपका जेड एक्स के, ये जेड एक्स है, जेड एक्स के जैसे ये मूल बिंदु है, ऐसे काटेंगे तो मूल बिंदु पर जेड का मान कितना है? मूल बिंदु पर जेड का मान जेड बराबर 0 है, तो जेड बराबर 0 एक समतल हो गया, यानी एक्स वाई तल पर जेड बराबर 0 एक पृष्ठ हो गया। बड़े ध्यान से सुनना, समझ में आने, ये मैं सिंपल सी बात नहीं बता रहा, क्योंकि मैं अब वक्र पृष्ठ पे आ जाएंगे ना तो भी यही बातें होंगी सारी। पहले ये समझ में आ जाए तो ये समझ में आएगा। तो समझना कि एक्स वाई तल पर जो बनेगा वो होगा आपका जेड बराबर 0 पृष्ठ। ठीक है, एक्स जेड तल, ये जो आपका तल होगा, जो लंबवत होंगे, ये जो ऊपर लंबवत है, उन्हीं का ये जो y बराबर जो मान होगा वो आपका समतल होगा y बराबर 0, एक समतल। और एक ये वाला तल, यहां से ये वाला तल, यानी y जेड तल, वो कौन सा होगा प्यारे बच्चों? एक्स जेड तल पर कौन सा होगा? जो एक्स की लंबाई है उनमें जो कौन सा मान है, यहाँ पर मूल बिंदु पर कितना मान है? एक्स का मान 0, तो एक्स का मान एक्स बराबर 0, ये कौन सा हो गया आपका? समतल का समीकरण हो गया। अगर मैं कहता हूं एक्स बराबर 0 लूं, चाहे मैं 4 ले लूं, 5 ले लूं, ये भी एक समतल का समीकरण हो गया। तो मैं यहाँ 0 के बजाय मैं ज्यादा अच्छा होगा कि एक्स बराबर एक नियतांक ले लूं, एक्स बराबर नियतांक ले लूं। नियतांक का मतलब होता है कोई कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट, या इसमें से कोई भी मान हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है। तो एक्स बराबर 0 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो नियतांक ले ले, तो एक्स बराबर नियतांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से मैं एक शॉर्ट नाम दे दूंगा एक्स बराबर सी। सी मतलब कांस्टेंट, तो मैं समतल के समीकरण के लिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा एक्स बराबर सी। ठीक है, और y बराबर, और इसके लिए y के लिए ये भी एक तरह का ये कांस्टेंट है, y बराबर 0 के बजाय कांस्टेंट ले ले या फिर स्थिरांक ले ले, ये भी एक y बराबर c से दर्शा दो। ये c1 हो गया, ये c2 दे देता हूँ। और ऐसे ही z बराबर, ये भी 0 के ना बजाय नियतांक ले लूँ, ये भी एक तरह का c2 हो गया ना, c3 हो गया, z बराबर c3 हो गया। ये तीनों समतल हो गए। तो ये समतल हो गए। देखो, दो समतल को आपस में काट दे, ये रेखा जो कहलाएगी आपकी निर्देशांक अक्ष कहलाएगी, जो कि आपको पढ़ाया जाता है, एक्स अक्ष बोलते हैं ना। तो वो आपकी कौन सी रेखा होगी? दो समतल को काटने से। और जो कि मूल बिंदु, आपका मूल बिंदु कैसे मिलेगा? तीनों समतल के आपस में प्रतिच्छेद से आपको जो बिंदु मिलता है वो आपका मूल बिंदु कहलाएगा। तो अगर ये आपको समझ में आया हो तो तभी आपको ये समझ में आएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या होता है? देखो, यहाँ पर वक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। ये हो गया आपका U1 वक्र हो गया, ये हो गया आपका U2 नाम दे देते हैं, ये हो गया आपका U3, ये वक्र होगा। इसको इसे मत देखना, ये जो रेड पेन से जो बनाया है इसको मत देखो, केवल आपका जो वक्र रेखीय निर्देश अक्ष तंत्र है वो आपके वक्र के रूप में होगा। ठीक, ऐसे होगा। ये इस तरह से ये हो गया रेखीय, ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होगा। U1, U2 और U3 ये वक्र होगा। अब बताइए प्यारे बच्चों, इधर देखिएगा, ये मूल बिंदु हो गया आपका O। अब बताओ U2 वक्र और U1 वक्र से बना तल, ये वाला जो तल कौन सा होगा? ध्यान देकर देखो, बताइए। ये U2 और U1 से बना तो तल है, उनसे जो समतल बनेगा वो कौन सा होगा? U3 वाला होगा, जो कि U3 की जो लंबाई है वो वाला होगा। U3 बराबर 0 ले लूं या फिर स्थिरांक या फिर नियतांक ले लूं। U3 बराबर स्थिरांक, ये U2 और U1 से बना एक तल है। ठीक है, और ठीक ऐसे ही U1 और U3 तल रेखाओं से बना तल, ये वाला तल आपका कौन सा तल होगा? ये U3 और U1 वाला से बना तल आपका ये होगा। U2 की लंबाई में, U2 के कितने मान है इसमें?
मूल बिंदु पर काट रहा है, तो यानी u2 बराबर 0 या फिर स्थिरांक ले लें। u2 बराबर स्थिरांक यानी u3 u1 से बना एक तल, u2 बराबर स्थिरांक। अब इधर से देखते हैं u3 और u1 के लिए सेम है ये वाला, ये तल कौन सा कहलाएगा आपका, ये वाले अक्ष के, इस वाले अक्ष के सबसे न्यूनतम मान कौन सा होगा, सबसे कम u1 बराबर 0, u1 बराबर 0 है, या फिर u1 बराबर स्थिरांक। अब स्थिरांक को दूसरा नाम दे देते हैं, स्थिरांक का कोई नाम दे देते हैं हम यहाँ पर C3 ले लें, और ये आपका C2 ले लें, और ये आपका C1 ले लें। u1 बराबर C1 एक कांस्टेंट है C1, u2 बराबर C2, u3 बराबर C3। ये पृष्ठ समझ में आ गए। देखो अब यहाँ पर ये वक्र ये आ गया u3 बराबर कांस्टेंट यानी नियतांक, u3 बराबर पृष्ठ, u2 और u1 के जो बना तल है वो आपका होगा u3 का, क्योंकि u3 की लंबाई में सबसे न्यूनतम मान है, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो कि काट सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर u2 और u3 के लिए u1 बराबर स्थिरांक, एक ये समतल हो गया, u3 और u1 वाले से बना एक तल ये आपका u2 हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरी बात, इस निर्देश वक्र का मूल बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, यानी मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये जो आपकी स्पर्श रेखा है मूल बिंदु से खींची गई वो कहलाती है आपकी अक्ष। ये तो कहलाएगा वक्र, ये तो बोलेगा वक्र, और इसको बोलेंगे अक्ष, किसको, इस रेखा को। तो ये हो गया u1 अक्ष हो गया, और ये u1 वक्र होगा। वक्र पर जो खींची गई रेखा है, स्पर्श रेखा है, वो आपकी अक्ष कहलाएगी। ऐसे यहाँ पर चलते हैं, u3 वक्र है, इस मूल बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए तो ये कहलाएगी आपके अक्ष, यानी u3 अक्ष कहलाएगी। दूसरी बात, इसमें भी u2 अक्ष कहलाएगी, मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। आइए तो दूसरी बात करते हैं, दो पृष्ठ, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, दोनों पृष्ठों से काटने वाली जो रेखा है यानी आपस में प्रतिच्छेद करे तो बनने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करे तो बनने वाली रेखा कहलाती है आपकी निर्देशांक रेखा। दोनों पृष्ठों के आपस में प्रतिच्छेद से बनने वाली रेखा आपकी कहलाएगी निर्देशांक रेखा, यानी कि u1 निर्देशांक रेखा, यानी ये रेखा कहलाएगी आपकी निर्देशांक रेखा कहलाएगी। लेकिन इनका जो स्पर्श रेखा खींचा जाए वो आपको वो कहलाती है आपकी निर्देशांक अक्ष। ये जो अगर स्पर्श रेखा खींची जाए u1 वक्र के खींची गई स्पर्श रेखा वो कहलाती है आपकी निर्देशांक अक्ष। ये निर्देशांक अक्ष हो गया। तो ठीक यहां पर भी दोनों पृष्ठों के आपस में प्रतिच्छेद से ये आपकी कहलाती है निर्देशांक रेखा, और मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वो कहलाती है आपकी निर्देशांक अक्ष। तो यहां पर भी सेम ऐसे ही है इन तीनों का। तो यहां पढ़ते हैं क्या होता है, अब दोबारा से पढ़ते हैं परिभाषा को, अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि क्या लिख रहा है कि ज्यामिति में वक्र रेखी निर्देश तंत्र एक निर्देश तंत्र है जो त्रिविम समष्टि यानी हमारे तीनों विमाओं में समष्टि यानी मुक्ताकाश में यह निर्देश तंत्र तीन पृष्ठों से आई बात समझ। तो तीन पृष्ठ कौन से हो गया, u3 बराबर पृष्ठ, u2 बराबर पृष्ठ और u1 बराबर पृष्ठ जो है 1 2 3 पृष्ठ वक्र हो चाहे वो समतल हो जो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है का समुच्चय होता है। समुच्चय को किसको बोलेंगे, इनको बोला जाता है। यानी P जो आपका निर्देशांक वो जो मिलेगा आपका वैल्यू वो होगा u1, u2, u3। आपको जो निर्देशांक देते हैं जैसे कि x y z का दिया जाता है बिंदु P का x, y, z। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर P बराबर u1, u2, u3 ये एक आपका समुच्चय कहलाता है। यानी बंद कोष्ठक में जितने सारे वैल्यू हैं एक ही कैटेगरी से तो वो आपको कहलाते हैं समुच्चय का समुच्चय होता है। यह सभी निर्देश तंत्रों का एकीकृत
वह सभी निर्देश तंत्रों का एकीकृत यानी कि सारे निर्देश तंत्र को मिला दिया जाए तो वो एक व्यापक निर्देश तंत्र बना दे तो उसको कहते हैं हम वक्ररेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। अब इसको पढ़ते हैं। जिस बिंदु पर तीनों वक्र मिलते हैं, जिस बिंदु पर यानी कि मूल बिंदु पर ये U1, U2 और U3 वक्र मिलते हैं, उस बिंदु से वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपके कहलाएंगे निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वक्र रेखी निर्देश तंत्र के बारे में जो फंडामेंटल है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये तभी समझ में आएगा जब तक आप कार्तीय निर्देश तंत्र जो कि सिंपल सरलतम निर्देश तंत्र नहीं आता तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। एक पहला परिभाषा टॉपिक है जो कि इंपोर्टेंट है, जो ये है लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब यहाँ पर लांबिक का मतलब होगा लंब डालने वाला। लंब डालने का मतलब हुआ कि ये तीनों वक्र आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता हो, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता हो। इन दोनों वक्रों के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता हो, वो कहलाता है आपका लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वास्तव में ये दोनों वक्र के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं होता। वास्तव में ये इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। अब देखो दो वक्र हैं आपके, एक वक्र ये हो गया और एक वक्र ये हो गया। आपकी जरूरी थोड़ी नहीं कि 90 डिग्री का कोण बन जाए। 90 डिग्री का कोण तो तभी बन पाएगा जब इनके बीच स्पर्श रेखा जो खींची गई है इनके बीच का 90 डिग्री का कोण है। तो वास्तव में स्पर्श रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, ना कि वक्र के मध्य। तो इन तीनों वक्रों के मध्य 90 डिग्री का जो कोण बनाता है वो आपको कहलाता है लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। तो देखो क्या लिखा कि यदि किसी वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में तीनों वक्र पृष्ठ U1 बराबर C1 स्थिरांक, U2 बराबर C2 स्थिरांक और U3 बराबर C3 परस्पर लंबवत हो, यानी इसकी बात करें एक पृष्ठ, एक ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये तीनों पृष्ठ आपस में 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, यानी आपस में परस्पर लंबवत हो। या फिर मैं बोल दूं U3 और U1 और U2 U3 आपस में 90 डिग्री बनाता हो, तो यह तंत्र लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र कहलाता है। तथा इस निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक, यानी कि ये बिंदु है, इसके निर्देशांक कौन से हो गए U1, U2, U3, अगर लांबिक वक्र रेखी होगा, लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में लिया जाए तो इस निर्देशांक का नाम होगा लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक। ठीक है, तो यह जो निर्देशांक का नाम होगा लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक। अगर इस निर्देशांक, ठीक है, तो आगे लांबिक वक्र रेखी के आगे क्या डेरिवेशन होता है और इसको कैसे नोटेशन करते हैं, उसको कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब आगे अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा। धन्यवाद।